सारे एग्जाम एक, इंजीनियरिंग का एग्जाम एक, मेडिकल का एग्जाम एक, एनडीए का एग्जाम एक, क्लैट का एग्जाम एक, आजकल तो सीयूईटी हो गया, बीए बीएससी का एंट्रेंस भी एक, और किताब यूपी बोर्ड की अलग, बिहार बोर्ड की अलग, सीबीएसई अलग, आईसीएसई अलग, सबकी अलग अलग। जब संविधान कहता है सबको समान अवसर दो, परीक्षाएं एक हो रही है, फिर किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? जब संविधान कहता है कि आपसी भाईचारा बढ़ाओ, तो भाईचारा तब बढ़ेगा जब मेरे बेटे की किताब और मेरे क्लर्क के बेटे की किताब एक होगी। संविधान कह रहा है तुम क्लासेस खत्म करो, क्लास खत्म करो और समरसता बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। भाईचारा तब बढ़ेगा जब मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी। भाईचारा तब बढ़ेगा जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब एक होगी। और यह करना बहुत आसान है, यह करना बहुत आसान है। एक कानून है राइट टू एजुकेशन है, जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। मैंने पीआईएल उसमें फाइल किया है, उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए सर, इक्वल, तो राइट टू एजुकेशन क्या हो जाएगा? राइट टू, अभी उसको आरटी कहते हैं, वो आरटीई हो जाएगा, आरटीई हो जाएगा। और अभी उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 है, उसको 6 से 18 कर दीजिए। तो दो काम करना है पार्लियामेंट में बिल लाके, एक तो इक्वल वर्ड जोड़ना है, दूसरा क्या करना है, 14 को 18 करना है। छोटा काम है ना। और क्या कर सकते हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल बनी है, तो जीएसटी काउंसिल क्या करती है? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन वित्त मंत्री होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हर 3 महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, फिर वो तय करते हैं कि किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है। ऐसे आप एजुकेशन काउंसिल बनाइए, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष हो गए, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो गए। हर 3 महीने में बैठक बुलाइए, आप तय करिए फिजिक्स में क्या पढ़ाना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या पढ़ाना। अगर 10 किताब पढ़ानी है तो 7 किताबें तो कॉमन हो सकती हैं ऑल इंडिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिजिक्स एक हो सकता है, केमिस्ट्री एक हो सकता है, जूलॉजी एक हो सकता है, बॉटनी एक हो सकता है, इंग्लिश एक हो सकता है, संस्कृत एक हो सकता है। थोड़ा डिफरेंस करना है, हिस्ट्री में डिफरेंस हो सकता है, भाई यूपी वाले को यूपी की हिस्ट्री बतानी है, गुजरात वाले को गुजरात की हिस्ट्री बतानी है। थोड़ी ज्योग्राफी में अंतर हो सकता है, यूपी वाला अलग ज्योग्राफी पढ़ाएगा, गुजरात वाला अलग पढ़ाएगा। लेकिन जितने मेन किताब आपके कोर्स है वो तो हो सकते हैं आराम से। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े। किताब एक हो सकती है कि नहीं? और ये बढ़िया काम करेगा कि नहीं? देश की एकता बढ़ेगी नहीं? भाईचारा बढ़ेगा कि नहीं? ये जो क्लासेस बने हुए हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलिट क्लास, HIG, LIG, MIG, ये कम होगा कि नहीं होगा? ये एक काम हो जाए, वास्तव में जो राम राज्य की अवधारणा है, सब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सब, और क्या है तीसरा, प्राणियों में सद्भावना हो, भारतीयों में सद्भावना हो, अगड़े पिछड़े में सद्भावना हो, मिडिल क्लास अपर क्लास में प्यार हो, सब में, हिंदू मुसलमान में प्यार हो, पारसी ईसाई में प्यार हो। सब में प्यार का सबसे बढ़िया तरीका है समान शिक्षा। लेकिन समान शिक्षा पे न संसद में चर्चा हुई, न विधानसभा में चर्चा हुई, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। अगर हो गई होती तो मेरा कोई काम ऐसे ही संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम, सम। जैसे धर्म का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, हमने मजबूरी में रिलीजन अडॉप्ट कर लिया, लेकिन धर्म पूरी, धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। उसी तरीके से संविधान को हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहना तो शुरू कर दिया,
लेकिन संविधान की जो भावना है उसके लिए हमारे पास अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। संविधान मतलब समान विधान, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान। यह अंतर है। जैसे रिलीजन का मतलब कस्टम, कि कैसे हम पूजा पाठ करेंगे, कैसे मंदिर जाएंगे, कैसे मस्जिद जाएंगे, कैसे चर्च जाएंगे, वो है रिलीजन। और धर्म क्या है? धर्म तो बहुत व्यापक है। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, छात्र का धर्म, शिक्षक का धर्म, सबका अलग अलग धर्म है। जब यह संविधान बन रहा था 1948 में, 20 नवंबर 1948 को चर्चा यह शुरू हुई कि मैकाले ने आईपीसी तो बना दिया है, इंडियन पिनल कोड, और क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक हो चुका है। अब हमारे देश में जब आज़ाद हो जाएगा और धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है, जिनको इस्लामिक देश चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए हैं, तो भारत चलेगा कैसे? ज़्यादातर लोगों का कहना था धर्म का विभाजन हुआ है तो इसलिए प्लीज़ अब एक परमानेंट इसका विभाजन कर दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही कहना था, या तो विभाजन मत करिए या तो एकदम क्लियर कट कर लीजिए कि सारे हिंदू इधर, सारे मुस्लिम उधर। लेकिन गांधी जी की कृपा से वो नहीं हुआ। फिर बाद में यह तय हुआ कि फिर ये देश चलेगा कैसे। तो 20 नवंबर 1948 को बहस शुरू हुई कि हम आगे कैसे देश चलाएंगे। तो यह तय हुआ कि इस देश में नागरिक अधिकार सबका एक समान होगा, सिविल राइट सबका, ह्यूमन राइट सबका। 3 दिन चर्चा हुई। 23 नवंबर 1948 को इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया। ओरिजिनली वो आर्टिकल 35 था, बाद में रीनंबर हुआ तो आर्टिकल 44 हो गया। उसको कहते हैं समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। मैं उसको इंडियन सिविल कोड कहता हूं क्योंकि आराम से समझ में आए। जैसे इंडियन पिनल कोड, इंडियन टैक्स कोड, इंडियन एजुकेशन कोड, वैसे एक इंडियन सिविल कोड। इस देश में जब सबको समान अधिकार है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, आर्टिकल 25 कहता है सबको समान धार्मिक अधिकार। सारे आर्टिकल में कहीं कुछ भेदभाव है क्या? नहीं है। तो फिर बेटियों के अधिकार अलग अलग क्यों? हिंदू बेटी की शादी की उम्र अलग, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र अलग क्यों? दोनों हैं तो भारत की बेटी ना। अगर बेटी विवाह करे तो उसका तलाक कोर्ट के जरिए हो, और बेटी निकाह करे तो उसका तलाक मौखिक हो जाए, ईमेल पे हो जाए, व्हाट्सएप पे हो जाए, एसएमएस पे हो जाए। ये कैसा भारत भाई? ये कैसा भारत? हम कह रहे हैं संविधान है, सबके लिए समान विधान है, ये देश सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ही होता है इक्वलिटी। और कह रहे नहीं, हिंदू विवाह करेंगे तब तो कोर्ट के जरिए होगा, निकाह करेंगे तो ईमेल व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। विवाह करेंगे, शादी टूटेगी तो गुजारा भत्ता मिलेगा, 5 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, 6 साल मिलेगा। बच्चा है उसकी पढ़ाई लिखाई का भी मिलेगा। लेकिन बेटी अगर निकाह करेगी तो केवल उसको मेहर की रकम मिलेगी, वो भी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मिलेगी। है तो वो भी भारत की बेटी ना। उसको बराबरी है कि नहीं है? आखिर मुस्लिम बेटी को हिंदू बेटी से कम आंकना कहीं ठीक लगता है क्या? है तो वो भी बेटी। अगर वो विवाह करेगी और बाद में बच्चा नहीं हुआ तो उसको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, वो गोद ले सकती है। लेकिन निकाह करेगी तो बच्चे वो गोद नहीं ले सकती है। क्यों भाई? है तो वो भी भारत की बेटी। मैंने एक पीआईएल पहले फाइल किया कि बेटे और बेटी की शादी की उम्र बराबर करो, वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। सुप्रीम कोर्ट में वो पीआईएल एडमिट हो गई। और 18-21 क्यों भैया?
जो भी करना 18 करना 18 करो, 20 करना 20 करो, 21 करना 21 करो, लेकिन जो बराबर होना चाहिए। और वो हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सबके लिए मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। जब वो एडमिट हो गई, फिर मैंने दूसरी पीआईएल फाइल किया। मैंने अपनी पीआईएल में लिखा, साहब अगर कल्पना करिए, वैसे मेरी बेटी है नहीं, कल्पना करिए मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटी अगर हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे और एक ईसाई से करे, तो इनका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स अलग क्यों होना चाहिए? यह संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? फिर वो दूसरी पीएल में एडमिट हो गई। फिर मैंने तीसरी पीएल फाइल किया। मैंने कहा अगर 4 मेरी बेटी, एक को तलाक होगा उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, दूसरे की केवल 10,000 रुपये मेहर की रकम मिलेगी। यह कैसा सेकुलरिज्म है भाई? गुजारा भत्ता तो जो भी देना फार्मूला एक करिए, जो फार्मूला है वो एक होना चाहिए। वो तीसरी पीएल भी मेरी एडमिट हो गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर मैंने चौथी पीआईएल फाइल किया कि गोद लेने का अधिकार और बच्चे की भरण पोषण का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए आप, दिक्कत कहां से है। सेक्शन 494 है आईपीसी में, जिसमें दूसरा विवाह करने पे अपराध है। सेक्शन 494, हां, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता। अब दिक्कत क्या हो रही है, कहीं पे मान लीजिए मजबूरी है, ठीक है भाई, बच्चे नहीं हुए, पति पत्नी दोनों मिलके चाहते हैं कि हमारी वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए छोटी बहन से शादी कर लें या कुछ कर लें, घर परिवार में आपस में कर लें, तो भी नहीं कर सकते, 7 साल सजा होगी। और वहीं दूसरी तरफ मौज मस्ती के लिए विचार कर सकते। तो ये हमने कहा ये कौन सा कानून चल रहा है, ये कैसा सेकुलरिज्म? एक तरफ मजबूरी है, बच्चे नहीं हुए, कोई कमी थी तो हुआ भाई ठीक है, उसी परिवार में एक और कोई छोटी बहन है या उससे भी कर लो, परिवार का चलता रहे। वो भी नहीं कर सकते, सब रजा, दोनों परिवार तैयार, पति पत्नी तैयार, सब तैयार, तब भी नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ न पत्नी तैयार, न पत्नी के घर वाले तैयार, फिर भी दूसरी कर सकते। तो फिर मैंने पीआईएल, अच्छा दूसरा इसका सबसे नुकसान क्या हो रहा है, मैंने कई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे। बेटा होगा कि बेटी, ये पत्नी पे नहीं बल्कि पति पे डिपेंड करता है, सबको पता है, लेकिन कुछ जाहिलों को ये पता ही नहीं आज तक। उनको लगता है कि अगर बेटा नहीं हो रहा है तो ये महिला की कमी है। तो पता चला 5 बेटी हो गई, दूसरी शादी कर लिए बेटे के चक्कर में, अब फिर 5 बेटी हो गई, तीसरी शादी कर लिया, फिर 5 बेटी हो गई, चौथी कर लिया, फिर 5 हो गई, तो 20 बेटियां हो गई। अब उसके बाद एकदम फटे हाल, अरे क्या करूं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारा क्या करूं। तो मैंने कहा भैया गोद लेने का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना, और दूसरी शादी अगर हो भी तो बिना पत्नी की सहमति के कैसे हो जाए। अगर दूसरी शादी अलाउ है तो सबके लिए अलाउ हो, और अगर वो सेक्शन 494 में अपराध है तो सबके लिए अपराध हो। जो टर्म्स कंडीशन बनाना है कि इन कंडीशन में दूसरी हो भी सकती है, कुछ कंडीशन बना दीजिए, लेकिन वो कंडीशन सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि एक तरफ तो चाह के भी नहीं कर पाए, दूसरी तरफ मौज मस्ती में हो जाए। तो मैंने चौथी पीआईएल फाइल किया कि गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वो भी एडमिट हो गई। फिर मैंने 5वीं पीआईएल फाइल किया। ये सारा खेल लॉकडाउन का है। लॉकडाउन में कोर्ट बंद थी, जाना था नहीं, घर में हमें बैठने की आदत है नहीं, तो मैं बैठे बैठे ही काम कर रहा था। फिर मैंने 5वीं पीआईएल फाइल किया कि विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेशन ऑन इनहेरिटेंस, ये राइट सबको मिलना चाहिए।
क्योंकि विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, ये सिविल राइट का इशू है, ह्यूमन राइट का इशू है। और ह्यूमन राइट, सिविल राइट सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसलिए इसमें मुस्लिम बेटी के साथ, हिंदू बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो अगर आप पांचों PIL को एक साथ क्लब करिए, शादी विवाह की उम्र समान, तलाक लेने का तरीका और प्रक्रिया एक, गुजारा भत्ता सबके लिए एक जैसा, गोद लेने का अधिकार, एडॉप्शन गार्जियनशिप एक जैसा, सक्सेशन इनहेरिटेंस एक जैसा, इन पांचों को क्लब कर दीजिए तो क्या बन गया ये? और एक बात मैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दूं, इस कॉमन सिविल कोड की जरूरत, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते रहते हैं, मैं तो अभी पढ़ता भी नहीं हूं। इस कॉमन सिविल कोड का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा, जरा आप लोग बताइए। क्या हिंदू बेटियों को मिलेगा? सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? लेकिन दुर्भाग्यवश संसद में जो खासतौर पे अपने आप को मुस्लिम्स के रहनुमा कहते हैं, अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। अरे शादी विवाह की उम्र अगर समान होगी तो इसका हिंदुओं को कोई ज्यादा फायदा नहीं। 18 साल और 21 साल पहले ही है, वहां पे केवल 3 साल का जो गैप है वो मेंटेन होगा। लेकिन दूसरी तरफ तो बहुत, वहां तो अलाउ है ना, 9 साल में भी शादी हो सकती है, वहां तो 10 साल में भी हो सकती है, पीरियड शुरू होगा शादी हो सकती है, ऑफिशियल है जो। तो सबसे बड़ा जो शादी विवाह की उम्र समान होने का फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटी को मिलेगा। अगर ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटी को। मैंने, क्योंकि ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, मैं ट्रिपल तलाक केस में भी था मैं, लेकिन तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके सुन्नत, तलाके बाइन, तलाके किनायत आज भी चल रहा है ना। हमको भी नहीं पता था, तो पीड़ित बेटियां आई हमारे पास, हमको एक ने बोला हमको हसन दे दिया, एक ने बोला हमको अहसन दे दिया, एक बोला हमको बाइन दे दिया, एक ने बोला किनाया दे दिया, एक ने बोला सुन्नत दे दिया। तब जाके पढ़ समझ अच्छा ये भी होता है, नहीं तो हमको भी नहीं पता था। एक बच्ची, उसका मैं नाम भी इसलिए ले सकता हूं कि वो मीडिया में भी आती है, बेनजीर हिना करके, आप लोग गूगल करिएगा, बेनजीर हिना। उसका केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया है। वो रिपब्लिक में पत्रकार है, चैनल में, पढ़ी लिखी लड़की, जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है, उसका हस्बैंड भी एडवोकेट है। शादी हुई और 1 साल के बाद उसने चिट्ठी भेज दिया तलाके हसन, कुरियर कर दिया, एक चिट्ठी भेजा, दूसरी चिट्ठी भेजा, तीसरी चिट्ठी बोला तलाक हो गया जाओ। बाद में पेटीएम से 15,000 रुपये बोला तुम्हारी ये मेहर की रकम, और छोटा बच्चा उसका 8 महीने का था, उसका नाम है अली, बोला 2,000 रुपये बच्चे का दूध का, तो 17,000 रुपये में तलाक हो गया। ये भारत में हो रहा है। हमारे सांसदों को शर्म नहीं आती। संविधान निर्माताओं ने कहा था इस देश में समान नागरिक संहिता होगी, देश की सभी बेटियों को इक्वल राइट होगा, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। सबसे बड़े बेशर्म तो वो हैं जो समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं, और उनसे कम पाप उनका नहीं है जो इस समान नागरिक संहिता पे मौन है। धन्यवाद हमें उनको देना चाहिए जो वास्तव में संसद में बोलते हैं या बाहर बोलते हैं इसके पक्ष में। कुछ हैं जो बोलते हैं।